नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी सीरीज है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपी पीएससी 2020, जिसमें आज सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, मेरा नाम अमन वर्मा है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। संसद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संसद क्या है? इसका ऑप्शंस है राज्यसभा प्लस लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रधानमंत्री, थर्ड है लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, यहाँ पर प्लस राज्यसभा होगा, प्लस राज्यसभा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। फोर्थ है केवल लोकसभा। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से। ठीक है, चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा का प्रावधान करता है। यह संसद का निम्न सदन होता है। कौन सा? निम्न सदन। निम्न सदन, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो चुन के जो आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बट पीएम की सिफारिश पर इसे समय से पूर्व यानी 5 साल से पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। सिफारिश कौन करेगा? पीएम। ठीक है, भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए और थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी लोकसभा की मैक्सिमम संख्या 552 है, जिसमें से 530 जो एमपी हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 एमपी जो हैं वो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, प्लस 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, बट इसकी वर्तमान संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य जो हैं स्टेट से, प्लस 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से, प्लस 2 जो हैं उन्हें मनोनीत करता है प्रेसिडेंट। ये एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों थोड़ा तबीयत नहीं सही है, बट फिर भी एग्ज़ाम आप सभी के एकदम करीब हैं, तो जीएस की ये सीरीज़ एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, संसद का उच्च सदन भी है। इसका प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसकी मैक्सिमम संख्या जो है, राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो जितनी संख्या है वो 245 है। ठीक है, और इसके 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन आपका, अगर कभी ऑप्शन होगा 12, 14, तो आपका ऑप्शन 14 सही होगा, क्योंकि 12 राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन मतलब लोकसभा में, तो टोटल जो है 14 सदस्यों को
मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है या मनोनीत करता है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। सेम इसी प्रकार राज्य की विधान परिषद में भी होता है, उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, इसका राइट आंसर बताइए। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डीपीएसपी की। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 36 से 51 है। मतलब डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 है। 36 से 51 डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। ठीक है। और ये हमने आयरलैंड के संविधान से बारो किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डीपीएसपी को कहाँ से बारो किया है, तो आयरलैंड के संविधान से बारो किया है। ठीक है। और ये जस्टिसेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। मतलब ये पूरा डिपेंड करता है कि स्टेट की इसमें से जितने भी आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स को जो है हम उसको जो है अब मतलब कितने आर्टिकल्स को हम स्टेट में अप्लाई करते हैं, मतलब। और ये जो है कल्याणकारी एक अवधारणा के रूप में दिए गए हैं। स्टेट की मर्जी है कि कौन से आर्टिकल्स को अपने पॉलिसी में शामिल करें या ना करें। ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं है, जबकि इसके विपरीत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं। ठीक है। चलिए और मूल कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये भाग 4A में जोड़ा गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। और ये स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशंस के आधार पर आए थे। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से आए थे। और इन मूल कर्तव्यों को हमने रसिया से बारो किया है। और पहले इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा है। ठीक है। तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। ठीक है। थोड़ा बात कर लेते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भाग 3। ठीक है। और आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार हैं। ठीक है। और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, ठीक है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्रस्तावना पर। प्रस्तावना जो है टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों के लिए है। ठीक है। और इसमें हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें हमने 3 शब्दों को जोड़ा है। धर्मनिरपेक्षता, वो 3 शब्द कौन है? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? जी हाँ, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान या एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है, जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है।
और थोड़ा पाँचवीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो पाँचवीं अनुसूची प्रावधान करती है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में भारत की पाँचवीं अनुसूची बात करती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या मतलब जनजातीय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में बात करती है छठवीं अनुसूची। ठीक है, और आठवीं अनुसूची भाषाओं के लिए बात करती है। भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 280। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वित्त आयोग पर। वित्त आयोग में जो 5 लोग हैं, 5 लोग होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, यानी प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे केसी नियोगी। फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। और जो वर्तमान अभी 15th यानी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ठीक है, इसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और जो है फाइनेंस कमीशन, एक मिनट, जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका काम होता है सेंट्रल स्टेट में टैक्स को डिवाइड करता है। टैक्स को डिवाइड करने का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब आर्टिकल, सेकंड ऑप्शन था आर्टिकल 214। तो 214 में हाई कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में बात किया गया है। और सी ऑप्शन है 124 में बात किया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल है 239 ए या काका। इसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है और 300A आर्टिकल के अंतर्गत इसे समाहित किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 20 में वर्णित है। ठीक है, अब ये मूल अधिकार ना होके एक विधिक अधिकार है या लीगल राइट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि ठीक है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस में मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था मैंने अभी बताया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यानी इसी के तहत 11वां संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत सारे संशोधन किए गए थे और बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए थे, इसीलिए इसे स्कॉलर्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? फ्रेंड्स, थोड़ा जो है तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। थोड़ी
सर्दी जुकाम है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। यस, इसका राइट आंसर होगा ए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। थोड़ा आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठित की गई है। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश किया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें टॉप पर जिला पंचायत होना चाहिए, सेकेंड लेयर पर ब्लॉक पंचायत, थर्ड लेयर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था, ठीक है, जिसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत की बात करता है, ठीक है। और पंचायत जो है वो 29 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, 29 सब्जेक्ट्स पर पॉलिसी या कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये चीज़, और थोड़ा बात कर लेते हैं कि नगर पालिका, अब ये पंचायत की बात होगी, अब नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका को भी हमने जोड़ा था, जो है ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत हमने भाग 9A जोड़ा या 9 का जोड़ा, ठीक है। और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिका के बारे में प्रावधान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? रेसिड्यूशुअल पावर या रेसिड्यूशुअल राइट किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र के पास, ठीक है। अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका प्रावधान ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है, यानी कंकरेंट लिस्ट, ना तो कंकरेंट लिस्ट में है। तो जो कहीं भी है तो वो अवशिष्ट अधिकार होते हैं और वो केंद्र के पास होते हैं, ठीक है। जैसे साइबर लॉ हो गया है, एग्जाम्पल है साइबर लॉ, ये एक अवशिष्ट अधिकार है जो केंद्र के पास होगा, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेते हैं अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की गई है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की गई है, जो कि अनुसूची 7 के अंतर्गत है। अनुसूची 7, इसके लिए अनुसूची 7 बनाई गई है, ठीक है। जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, स्टेट के पास। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल व स्टेट दोनों के पास है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है तो सेंट्रल का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। और एक बात और, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को डाला गया था। कोई बता सकता हो कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा, सेकेंड है फॉरेस्ट यानी जंगल, और थर्ड है वेट एंड मेजर्स नापतौल, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत की बात की गई तो विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेते हैं साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, ठीक है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं धन विधेयक पर। धन विधेयक जो है जिसे मनी बिल कहते हैं, इसका काम होता है टैक्स बढ़ाना, घटाना, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना, सब इसी में लिखा होता है। और स्पीकर साइन इज़ द मस्ट फॉर द मनी बिल। मनी बिल तब तक बिल नहीं बन सकता है, धन विधेयक नहीं बन सकता है जब तक उस पर लोकसभा अध्यक्ष के साइन ना हो, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर है वो लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास है सबसे ज़्यादा पावर, राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है। राज्यसभा इस बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, अगर 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रखता है तो ये ऐसा माना जाता है कि ये बिल पारित हो गया है, ठीक है। सारी पावर होती हैं वो लोकसभा के पास होती हैं। और वित्त विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, 214 में हाईकोर्ट है, 226 में हाईकोर्ट रिट्स जारी करता है, अनुच्छेद 341 में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है, और अनुच्छेद 324 कैग। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 कैग। ये कैग ना होकर अनुच्छेद 324 होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। कैग की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की गई है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। 214 हाईकोर्ट के बारे में बात करता है, 226 बात करता है हाईकोर्ट रिट्स जारी करता है जो 5 प्रकार की होती है, और 341 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 के जो अनुच्छेद है वो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिन्हें भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है, जिन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मैंने अभी चर्चा की थी। और सेकंड ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं, 36 से 51 है जो भाग 4 के अंतर्गत आता है, भाग 4, और इसमें DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 की बात कर लेते हैं तो ये भाग 2 में है, भाग 2 जो सिटीजनशिप या नागरिकता का प्रावधान करता है। सिटीजनशिप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सिटीजनशिप से, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और चर्चा करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता की बात करता है।
प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। आपके अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 31, अनुच्छेद 32 से 35। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और चलिए चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अनुच्छेद 14 से 18 है, जो वो समता का अधिकार है, समता का अधिकार, इसमें समता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 19 से 22 आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध हो गया। 25 से 28 आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हीं को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 29 से 31 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें आते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं 32 से 35, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई स्टेट या कोई भी व्यक्ति वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों को डील करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को जबकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स डील करने का अधिकार है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट्स के मतलब प्रावधान के बारे में यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ जाएं तो किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा हाई कोर्ट, क्योंकि ये लीगल राइट्स भी डील करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को पार्डन करने की क्षमता है। और बात कर लेते हैं अब थोड़ा गवर्नर की। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति देता है। और गवर्नर की थोड़ा बात कर लेते हैं, तो गवर्नर 153 में राज्यों के राज्यपाल, आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है, राज्यों के राज्यपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है 153। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आर्टिकल 153 में क्या है, 155 में क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी या मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह एड एंड एडवाइस देने के लिए एक क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और अनुच्छेद 75 कहता है जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, वो पीएम होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अब। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद है, महान्यायवादी का पद है। और ये जो है संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बट वोटिंग नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, ये महान्यायवादी होता है सुप्रीम कोर्ट, भारत के सभी न्यायालयों में ये अलाउ है, ये जा सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बस वोट नहीं कर सकता। ठीक है, और आर्टिकल बात करते हैं 148 की। 148 में कैग की बात कही गई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, जो भारत के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। आय व्यय का लेखा जोखा इसी के पास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद
352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 348। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 बी। 356 में स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो जो उस राज्य का राज्यपाल है उसी के पास सारी पावर चली जाती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352 की। 352 आपात की उद्घोषणा के बारे में बात करता है। युद्ध सशस्त्र विद्रोह, युद्ध प्लस सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण। युद्ध सशस्त्र विद्रोह बाहरी आक्रमण होता है तो अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अभी एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 358 बात करता है कि इमरजेंसी के दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार उसे छीन लिया जा सकता है, उसे निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल या 5 वर्ष से पूर्व किस रीत द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है साधारण रीत द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, महाभियोग द्वारा, विरोध प्रस्ताव द्वारा। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा महाभियोग द्वारा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान करता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाना चाहिए। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन द्वारा चलाया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1871। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1858 के एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, अच्छा सुशासन। गुड गवर्नेंस एक्ट या अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। और भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो भारत पर से समाप्त हो जाता है और जितनी भी पावर वो महारानी या क्वीन में चली जाती हैं और टेरिटरी पर पूरा रूल क्वीन का हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और उस समय क्वीन ने 3 बातें बोली थी। वो क्या थी कि जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, रिलीजियस के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को ख़त्म कर देंगे, रिलीजियस के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें से सिर्फ उसने एक बात को फॉलो अप किया था जिसमें सेकंड था कि रिलीजियस के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था पिग और काऊ के मांस की चर्बी की वजह से हुआ था, तो उसने धार्मिक कामों में कोई इंटरफेयर नहीं किया। बाकी ना तो सिटीजन मतलब भारत के लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की, ना तो राज्य की हड़प नहीं थी या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया, ठीक है। और 1858 के एक्ट के तहत ही, इस अधिनियम के तहत ही अब भारत के गवर्नर जनरल का पद ख़त्म हो गया और यहाँ पर एक वायसराय आ गया। वायसराय था, जो फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और इसे सेक्रेटरी, ये जो है अकाउंटेबल होता था, सेक्रेटरी जनरल को जवाबदेही होता था, जो इंडिया हाउस में था जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था। और सेक्रेटरी जनरल जो है सारी बातों को क्वीन तक पहुंचाता था, ठीक है। तो यानी पूरी पावर क्वीन में चली गई थी और यही था 1858 का एक्ट, ठीक है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अब 1892 का जो एक्ट था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में पहली बार बात किया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट पर चर्चा, इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट पर चर्चा
भारत प्रसाद अधिनियम 1892 के एक्ट के तहत आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन एसएलजी को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? आंसर बताइए। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी इसे कहते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा संसद। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 के तहत संसद में प्रस्ताव पास होता है, तो फिर जो है वो जो है राज्य में विधान परिषद को बना सकती है संसद या समाप्त कर सकती है। ये जितनी भी पावर है संसद के पास है। ठीक है, और भारत में विधान परिषद जो है, जो स्टेट में विधान परिषद वो 6 राज्यों में है। वो राज्य देख लेते हैं। वो राज्य है, पहला कर्नाटका, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है यूपी, छठा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद अभी एग्जिस्ट में है। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर जब से हट गया तब से अब 6 बचे। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था। ठीक है, तो इसे बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसमें है? तो ये पार्लियामेंट में होगा। ठीक है, संसद ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी अयंगर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। ये 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के स्थायी प्रेसिडेंट बनते हैं, और 9 दिसंबर 1946 को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई थे। आप लोगों को पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के स्थायी सदस्य बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर थे 7, जिसका चेयरपर्सन था जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सेकंड थे अल्लादी कृष्ण स्वामी, थर्ड थे गोपालाचारी अयंगर, फोर्थ थे के एम मुंशी, फिफ्थ थे बी एल मित्तल, जिन्हें रिप्लेस किया था एन माधवराव ने। ठीक है, बी एल मित्तल को किसने रिप्लेस किया था बाद में? एन माधवराव ने। और 6 थे मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, और 7वें थे डीपी खेतान। इन्हें किसने रिप्लेस किया था? टीटी कृष्णामाचारी ने। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी ने रिप्लेस किया था। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं ओरली। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनके अतिरिक्त अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह और बी एल मित्तल, डीपी खेतान थे। बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था एन माधव राय ने, और डीपी खेतान को रिप्लेस किया था टीटी कृष्णामाचारी ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक कुमार मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, रॉयल कमीशन। इसका राइट आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। मैंने पहले भी अभी चर्चा किया हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था, जो टॉप पे जिला पंचायत होगा, जिला पंचायत, सेकंड पे ब्लॉक पंचायत, थर्ड पे ग्राम पंचायत। ठीक है, और आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, राज्यों में पंचायत के गठन से बात करता है। 40 याद रखिएगा। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था, जिसमें भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और आर्टिकल भाग 9 जोड़ा गया, और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक प्रावधान
है। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं नगर पालिका की। तो इसमें जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भाग 9A जोड़ा गया, जो आर्टिकल 243 ओ से 243 जेड जी तक है, 243 जेड जी तक है। ठीक है, दो अक्टूबर 1959 को पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और सेकेंड स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सेकंड ऑप्शन की। अशोक कुमार मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें टॉप पर जिला पंचायत और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत थी। बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन की, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो इन्होंने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, और अब थोड़ा बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अब अनुसूचियों के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले अभी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। फर्स्ट अनुसूची में क्या है, आप लोग सिर्फ ओरली सुनते रहिएगा। ठीक है, सुनिएगा बस। फर्स्ट अनुसूची में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। सेकेंड अनुसूची में बात की गई है जितने भी पदाधिकारीगण है, अधिकारीगण है, उनके वेतन पेंशन, जिसमें से प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति आते हैं, उपसभापति आते हैं, कैग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज हैं। तो सेकेंड में जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनके वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। ठीक है, और थर्ड में बात की गई है शपथ ग्रहण की बात की गई है थर्ड में। ठीक है, और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं चौथी अनुसूची में, तो राज्यों में स्थानों का आवंटन। ठीक है, और फिफ्थ की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। पाँचवीं अनुसूची प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और छठी अनुसूची है जो बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन, एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, प्रशासन के बारे में सिर्फ। ठीक है, ये छठी अनुसूची बात करती है। और सातवीं अनुसूची बात करती है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसमें 3 प्रकार की जो है सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियों के बारे में अनुसूची 7 बात करती है, या अनुसूची 7 संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से। पहले 14 भाषाएं थी, अब टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। आइए बात करते हैं नवीं अनुसूची की। नवीं अनुसूची संबंधित है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और 10वीं की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। और 11वीं की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचायतों के बारे में बात करती है, पंचायतें। और 12वीं अनुसूची बात करती है नगर पालिका के बारे में। इस प्रकार आपकी 12 अनुसूची क्लियर हो गई है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आर्टिकल के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। जल्दी जल्दी उनकी बात कर लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। आर्टिकल 61 बात करता है महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा। आर्टिकल 61 महाभियोग से संबंधित है।
आर्टिकल 72 संबंधित है क्षमादान की शक्ति से, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। और आर्टिकल 76 संबंधित है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, वो आर्टिकल 86 के अंतर्गत है, ठीक है। और आर्टिकल 123 संबंधित है अध्यादेश। जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत वो अध्यादेश द्वारा कानून बना सकता है, इसे जारी कर सकता है, ठीक। और अनुच्छेद 143 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्रेसिडेंट लेते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, लेकिन जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 143 कहता है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 63 की। इसमें वाइस प्रेसिडेंट का पद है, यानी उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। आर्टिकल 64 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 74 की। 74 है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और आर्टिकल 75 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा पीएम, ठीक है। ये हो गया। और आर्टिकल 79 बात करती है संसद, संसद की भारत की एक संसद होगी। संसद किससे किससे मिलकर बना होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आर्टिकल 79 बात करता है, इससे संबंधित है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 80 की। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी है। और सॉरी कैंसिल। और आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा, लोकसभा के बारे में, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं थोड़ा आर्टिकल 105 के बारे में। आर्टिकल 105 संबंधित है संसद का विशेषाधिकार। अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग सुनिएगा। आर्टिकल 105 कहता है संसद का विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 बात करता है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन प्रेसिडेंट बुलाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो ये धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, और इसमें बजट का कोई भी शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 116 की बात करते हैं तो लेखानुदान से संबंधित है। आर्टिकल 117 की बात करते हैं तो वित्त विधेयक से संबंधित है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अब आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो ये भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो ये राज्य निर्माण एवं स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 3 बात करता है राज्यों की मतलब राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, ये जितनी भी जो है पावर है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 4 बात करता है कि आर्टिकल 2 और 3 को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, तो ये बात करता है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स की आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित संगठन, ठीक है। आर्टिकल 48 ए या का बात करता है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 76 बात करता है महान्यायवादी की। आर्टिकल 148 बात करता है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आर्टिकल 50 रह गया है, थोड़ा बात करता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, इसकी बात करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आज पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे ही अगर इंटरेस्टेड हैं तो आगे के लेक्चर ऐसे आते रहेंगे जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जो है इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का आज का सेशन कैसे लगा? ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, ठीक है। आपकी जो क्लास जैसे चल रही थी वो क्लास आपको कल से कंटिन्यू वैसे मिलती रहेगी। आप लोग इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। और आप लोग ये ज़रूर बताना कि आपको ये जो क्लास आज के इंडियन पॉलिटी की ली गई है अमन सर के द्वारा, वो आप लोगों को कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।